मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सैटेलाइट्स के ऊपर। सैटेलाइट्स की एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होती है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। और कई बार चर्चा में देखने को मिलता है कि जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और पोलर सैटेलाइट की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो सैटेलाइट होता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सैटेलाइट को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सन के अराउंड मूव कर रहा हो, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो, या अर्थ के चारों ओर घूम रहा हो, या किसी भी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा हो, उस और एनी अदर क्लोसल बॉडी मतलब कोई भी बड़ा ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसे चमत्कारिक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमने वाला कोई ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग सैटेलाइट कह सकते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है। दिस इज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ ए सैटेलाइट। अब जब सैटेलाइट की बात करते हैं तो देखिए, जो सैटेलाइट हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो तो मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लेकिन हमारी प्रकृति में ऑलरेडी सैटेलाइट मौजूद है तो उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल सैटेलाइट। यानी प्राकृतिक रूप से जो सैटेलाइट मौजूद हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो प्लैनेट्स हो गए। जो मून्स हैं, यानी इन प्लैनेट्स के जो मून्स हैं, इनके जो उपग्रह हैं, वो सब ऑलरेडी एक सैटेलाइट ही है, लेकिन वो मैनमेड नहीं है। कैसे हैं? प्राकृतिक है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब ऐसे बहुत सारे, जैसे आप लोग देखेंगे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, इसके 67 नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पता लगाया जा चुका है कि इसके चारों ओर घूमने वाले 67 सैटेलाइट्स हैं। और अगर पृथ्वी की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे तो देखिए, अर्थ का एक ही परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ हैज ओनली वन परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, तो अब एक जनरल इंफॉर्मेशन आ गया कि भाई अगर हमें सैटेलाइट की बात करनी है तो सैटेलाइट का मतलब है कि ऐसे पिंड, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य के चारों ओर भी घूम सकते हैं, या किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, अर्थ का जो हमने बताया आपको, तो अर्थ हैज मेनी मैनमेड सैटेलाइट्स। पृथ्वी के बहुत सारे मैनमेड, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन है जिसके बारे में हमें जानकारी भी है। तो पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनको ये मालूम है कि देयर आर सो मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स, जिसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हैं। एंड दे आर प्लेस्ड इन ऑर्बिट एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम लोग क्यों भेजते हैं ये सैटेलाइट्स? तो इनकी हमारे लिए बहुत उपयोगिता है। हम जो टेलीविजन का प्रसारण देखते हैं, टेलीविजन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बनाते हैं, वो एक उपयोगिता है। रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी के नीचे खनिज मिनरल्स कहाँ है, समुद्र में क्या घटनाएं घट रही हैं, मछलियों का झुंड ओशन में कहाँ पर मूव कर रहा है, जंगल में जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हजारों किलोमीटर में फैले हुए हैं वहां पर क्या स्थिति है, इन सब चीजों को देखने के लिए हमें सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है। और ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और ऐसे जो सैटेलाइट्स हम लोग समय समय पर भेजते रहते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। दोज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कई तरह के होते हैं, जो आगे आपसे चर्चा होगी संक्षेप में यहाँ पर। Since they have a very large view field, अब ये क्यों बनाते हैं हम लोग सैटेलाइट्स? क्योंकि इनका जो व्यू फील्ड होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर कई हजार किलोमीटर ऊपर से ये पूरा जो है इनका फोकस होता है, तो पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को ये कवर कर लेते हैं। ये वेरी लार्ज व्यू फील्ड एंड दे कैन collect data a lot faster than instruments that can be used at ground level। जो पृथ्वी पर हम कोई आंकड़ा इकट्ठा करने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत समय लगेगा।
फॉरेस्ट में ही जाकर के कि कितने एरिया में फॉरेस्ट है, कौन से जंगल, कौन से पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु कहाँ मौजूद है। अब इसको देखने के लिए हमें बरसों लग जाएंगे, घूमने में बरसों लग जाएंगे। और वो सैटेलाइट क्या है, एक साथ ही एक बड़े एरिया को कवर करके और हमको इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो इस कारण से ये मैनमेड सैटेलाइट जो होते हैं ये बड़े यूजफुल होते हैं। और कम्युनिकेशन का तो आप जानते ही हैं, जो भी टेलीविजन प्रसारण हम लोग देखते हैं या डिफेंस में बहुत सारे यूजेज होते हैं, वो सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही कमाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने अभी तक लगभग 2500 सैटेलाइट भेज चुके हैं, इससे भी ज्यादा। More than 2,500 satellites are already in orbits of the Earth. पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में लगभग 2500 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। लेकिन फिर ये टकराते क्यों नहीं है? है ना, कई बार मन में आता है यार इतने सारे सैटेलाइट से टकराते क्यों नहीं है? भैया बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लेकिन वो सब अपने अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं, 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होते। और चूंकि वो अपने ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं, उनमें टकराने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन कभी कभी गलती होती भी है, मिस्टेक होती भी है। 2009 में एक कपल ऑफ रशियन एंड द अमेरिकन सैटेलाइट डिड कोलाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार घटनाएं घटी जब बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हो गए और कुछ थोड़ी मिस्टेक होने लगी। तो 2009 में कुछ रूस के और अमेरिका के कुछ सैटेलाइट्स थे, उनमें कॉलिजन भी देखने को मिला। तो इस तरह से सैटेलाइट्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट जो है ये किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, क्या इसके बारे में कोई बात हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी एक ऑर्बिटल स्पीड होती है, इनकी एक कक्षीय वेग होती है। तो कक्षीय वेग यानी ऑर्बिट में उनको एक स्पीड देनी पड़ती है। अगर वो पर्टिकुलर स्पीड आप उसको नहीं देंगे तो वो अपनी कक्षा में मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा होता है। हाँ ठीक है, पलायन वेग से आपने भेजा, स्पेस में गया, लेकिन आप जिस उद्देश्य से उसको भेज रहे हैं वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब एक निश्चित गति से वो अपने ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। तो देखिए इसके पीछे भी प्रिंसिपल है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। जितना दूर आप उसे भेजेंगे पृथ्वी के सरफेस से, खासकर इक्वेटर से जितना दूर आप उसे भेजेंगे उसकी चाल उतनी कम होगी, उसकी स्पीड उतनी कम रखनी पड़ेगी। अगर पृथ्वी के सरफेस के नजदीक रखेंगे स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे पिछले वीडियो में बताया था हमने एस्केप वेलोसिटी में, कि एक जो है हमारे पास एक फोर्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी रहती काइनेटिक एनर्जी। दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस कैसे होगा? अगर आप पृथ्वी के नजदीक रखेंगे तो आपको गति ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो न्यूट्रल करने के लिए स्पीड ज्यादा चाहिए। और अगर दूर आप भेज देंगे तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, तो कम स्पीड में भी काम चल जाएगा। तो इस कारण से ये आपकी जो पृथ्वी के तल से जितना अधिक दूर रखेंगे उसकी चाल उतनी कम रखनी पड़ेगी। इसी का एप्लीकेशन हम लोग जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस और पोलर में भी देखेंगे, है ना, आगे बताएंगे तीनों में डिफरेंस भी। उपग्रह की कक्षीय चाल यानी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ध्यान रहे उसके मास पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। मास कितना है, कितना बड़ा वो सैटेलाइट है, कितना भारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बताया कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो मास पर निर्भर नहीं करती है। एक ही रेडियस के अगर ऑर्बिट हैं, एक ही रेडियस के ऑर्बिट हैं और उनमें अलग अलग मास के अगर सैटेलाइट हैं तो भी उनकी चाल, उनकी स्पीड एक समान ही रहेगी। यानी मास से, द्रव्यमान से ऑर्बिटल स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पृथ्वी के तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी कम रखनी पड़ेगी। पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है, ऑर्बिटल स्पीड होती है, वो उसके मास पर निर्भर नहीं करता।
अब इसका मतलब ये हुआ कि उपग्रह का परिक्रमण काल मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, यानी कि किसी भी प्लैनेट का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो उसका परिक्रमण काल हो गया। ये डिपेंड करेगा पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर, है ना, जो पहला पॉइंट आपको बताया था, पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो जितना दूर आप उसे रखेंगे, यानी जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रखेंगे, आपको उतनी ही कम आपको उसको स्पीड की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही कम आपको उसको स्पीड देने की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे पास 3 तरह के सैटेलाइट सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। We have 3 types of satellites, generally geostationary satellite, एक होता है भू स्थिर उपग्रह, दूसरा है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, और तीसरा है पोलर सैटेलाइट। ठीक, इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए। जियोस्टेशनरी है ना, जो पृथ्वी के सापेक्ष क्या है, पूरी तरह से स्थिर है। जियोसिंक्रोनस यानी पृथ्वी के साथ वो अपने आप को स्थिर रखने के लिए सिंक्रोनाइज करता रहता है, वो निरंतर अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है, इसलिए थोड़ा नाम में अंतर है, लेकिन दोनों में काफी समानता है, जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस में। और तीसरा है पोलर सैटेलाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में थोड़ा अंतर पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखिए। जियोस्टेशनरी की सैटेलाइट की पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है कि ये जो सैटेलाइट है उसी दिशा में घूमती है जिस दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पहली चीज, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपको जानकारी रखनी है तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी, वो सैटेलाइट जिस दिशा में घूमेगी वही दिशा पृथ्वी की दिशा है, यानी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट अगर पृथ्वी घूमती है तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होगी उसकी दिशा भी वेस्ट टू ईस्ट रखी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरी चीज क्या हो गई, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि उस उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में अपने एक्सिस पर घूमती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जितनी देर में उतने उसी के बराबर रखना पड़ेगा, यानी 24 आवर्स। फिर से समझ लीजिए, क्या कहा हमने कि जो सैटेलाइट है, जो पृथ्वी, जो मैनमेड सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनेगा कैसे? तो जियो स्टेशनरी तब बनेगा, पहली चीज उसका डायरेक्शन अर्थ के डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि जो सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो अर्थ अपने एक्सिस पर जो पूरा एक बार रोटेट होती है उतने समय के बराबर रखना पड़ेगा, यानी 24 आवर, यानी रोटेशन का जो उनका पृथ्वी का रोटेशन का जो टाइम है, 1 रोटेशन कंप्लीट करने का 24 आवर, तो उतना ही टाइम आपको रखना पड़ेगा। तो उसकी गति को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी जो स्पीड होगी वो उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी कि स्पीड को इतनी रखी जाए कि वो 24 आवर में अर्थ को एक बार पूरा रिवॉल्व कर ले, यानी एक चक्कर लगा ले। और तीसरी बात ये कि ये हमेशा, यानी ये सैटेलाइट हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई पड़ेंगे। कारण स्पष्ट यह है कि पृथ्वी जितनी घूम रही है, अपने अक्ष पर पृथ्वी जितनी घूम रही है, वो सैटेलाइट भी उतना ही उसके अपने ऑर्बिट में घूम रही है। तो जितना ये मूव कर रही है उतना वो भी मूव कर रही है, जितना ये मूव कर रही है उतना वो भी मूव कर रही है। तो हमेशा पृथ्वी का वही पार्ट उस सैटेलाइट के विजन में होगा जो कि
जो उसके सामने है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस पर आधारित हो जाता है कि उसे कितनी ऊंचाई पर रखा जाए। तो अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है? महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहां पर आपको बताया कि 36,000 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप रखेंगे तो ये जो सैटेलाइट होगा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगा। कितनी ऊंचाई पर रखना पड़ेगा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ी सी बात जियो सिंक्रोनस की भी हो जाए। तो देखिए, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की हाइट लगभग एक जैसी रहेगी। ये भी 36,000 किलोमीटर पर रहेगा, ये भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। लेकिन एक बड़ा अंतर ये होता है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है इसका इंक्लिनेशन इक्वेटर के साथ 0 होता है। इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल होगा इक्वेटर के साथ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब ये अर्थ मान लीजिए हमने बनाया, ये इसका इक्वेटर है। तो ये जो सैटेलाइट जो घूमेगी, ये सैटेलाइट इस तरह से घूमेगी कि इस इक्वेटर के साथ इसका एंगल हमेशा 0 रहे। मतलब वो इक्वेटर के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, यानी कि वो इक्वेटर के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता रहेगा। समझ गए आप? तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गया कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो इक्वेटर के साथ कोई इंक्लिनेशन, कोई एंगल नहीं बनाता है। कुल मिला के सरल शब्दों में इक्वेटर के चारों तरफ ही वो घूमता है, इसीलिए वो जियो स्टेशनरी होता है ना, हमेशा स्थिर रहता है। तो एक बात ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर एक अंतर आता है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में। जियो सिंक्रोनस जो होता है ना, ये पूरी तरह इक्वेटर के इंक्लिनेशन 0 हो ये जरूरी नहीं है। ये थोड़ा इस तरह से पोजीशन में रहता है। देखिए, अगर ये मान लीजिए यहां पर अपन ने ये अर्थ रखा, ये इक्वेटर है, और तो ये जो घूमेगा ये थोड़ा एंगुलर लेके चलेगा। मतलब ये सैटेलाइट एकदम ये ऐसे नहीं घूमेगा कि इसके चारों तरफ ये घूमते जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ये थोड़ा एंगल, इस तरह से एंगल बनाएगा। ये ऐसे, जैसे मैंने ये दिखाया ना, ये इस तरह से थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा। तो आप एक भाषा समझिए यहां पर कि इंक्लेशन टू इक्वेटर इज नॉट 0। अब वो कितना एंगल बनाएगा वो साइंटिस्ट सेट करेंगे, किस ऑर्बिट में रखना है। लेकिन एक आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये डिफरेंस आप बता सकते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जो एंगल बनाता है इक्वेटर के साथ वो पूरी तरह 0 होता है, जबकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो पूरी तरह से 0 एंगल नहीं बनाएगा, कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। इसलिए ये जियो सिंक्रोनस है, मतलब थोड़ा एडजस्ट करता रहता है। ठीक, अब ये एक डिफरेंस आपको मिल गया। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपको पहले ही बताया कि अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे तो वो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा वो अर्थ के रोटेशन के बराबर होगा। ठीक, डायरेक्शन के बारे में भी आपको मालूम पड़ गया। यहां पर ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट रहता है इसका भी लगभग वही रहेगा, यानी कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। मेन अंतर उसका वही इंक्लिनेशन का है। वो ये इक्वेटर के साथ जियो स्टेशनरी पूरी तरह 0 एंगल पे रहता है और इसके साथ ये पूरी जियो सिंक्रोनस में पूरी तरह 0 पर नहीं रहता है। पोलर सैटेलाइट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों सैटेलाइट तो इक्वेटर के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन पोलर सैटेलाइट जो है ये इक्वेटर के इर्द गिर्द नहीं रहते। ये क्या करते हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो है ये मूव करता है नॉर्थ टू साउथ पोल, यानी ये ध्रुवीय, नाम से स्पष्ट है। पोलर सैटेलाइट यानी पोल्स के इर्द गिर्द मूव करने वाले सैटेलाइट जो है वो पोलर सैटेलाइट हो जाते हैं। और इसका देखिए इक्वेटर के साथ इसका इंक्लिनेशन 0 नहीं होगा, ये पोल्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, है ना। दूसरी बात ये है, नॉट इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका जो अपना जो पीरियड ऑफ इसका जो मूवमेंट करने का जो टाइम होता है वो पृथ्वी के बराबर होगा ही नहीं, है ना। यानी जो बात यहां पर कह रहे थे कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ रोटेशन नहीं, आप इसको रिवॉल्यूशन करिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द रोटेशन ऑफ अर्थ।
नॉट इक्वल टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ, इसको आप समझने की बात है कि इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है किसका, पोलर सैटेलाइट का, पोलर सैटेलाइट का नॉट इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ ही रहने दीजिए, सही है, अर्थ का रोटेशन होगा और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन पोलर सैटेलाइट के मसले में क्या हो रहा है, ये पोल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। तो पोल्स के इर्द गिर्द घूम रही है, पोल्स के चारों तरफ मूवमेंट कर रही है, इसका रिवॉल्यूशन। तो ये ध्यान में रखना है कि इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि पोलर सैटेलाइट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अर्थ के रोटेशन के बराबर नहीं होगा। जहां तक ऊंचाई का सवाल है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की हाइट क्या रखी थी अपन ने, 36,000 किलोमीटर के आसपास, कहीं कहीं 35,800 किलोमीटर में लिखा रहता है, तो वो लगभग उसी के आसपास रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम पोलर सैटेलाइट की बात करें तो इसके लिए बहुत ऊंचाई पर रखने की जरूरत नहीं है, ये 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः रखा जाता है। नॉर्मली पोलर सैटेलाइट्स आर केप्ट इन 500 टू 800 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। इससे ज्यादा भी हो सकता है, आजकल जो पोलर सैटेलाइट जा रहे हैं वो इससे ज्यादा ऊंचाई पे भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो सामान्यतः स्थिति है वो यही रहती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पोलर सैटेलाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी देख सकते हैं। अब बात है यूज करने की, मतलब यूज क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका यूज हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में करते हैं, वेदर फोरकास्ट में करते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन में बहुत तरह से इसका उपयोग होता है ना। मोबाइल के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट के एप्लीकेशन फील्ड में काम होता है, वो सब बहुत सारा यूज होता है। यहां पर एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में समझ लीजिए कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट दोनों ही टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग जैसे जो बड़े फील्ड हैं, डिफेंस का फील्ड हो या टेलीविजन ट्रांसमिशन हो, इन सब क्षेत्रों में इनका उपयोग करते हैं। लगभग एक जैसा ही दोनों का उपयोग है, जियो स्टेशनरी का भी और जियो सिंक्रोनस का भी। फिर बात आती पोलर सैटेलाइट की, तो पोलर सैटेलाइट का यूज जो है वो अर्थ मैपिंग में किया जाता है, यानी पृथ्वी पर कौन सी चीज कहां है, कहां समुद्र का हिस्सा है, कहां जंगल है, कहां पर किस तरह की चीजें हैं। कई बार इसका उपयोग जो है अर्थ के नीचे जो खनिज मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, उन सबको पता लगाने में भी पोलर सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर हमें पूरी पृथ्वी का जो है हमें जानकारी चाहिए, पूरी पृथ्वी का जो ट्रांसमिशन एक साथ अगर हमें करना है तो कैसे कर पाएंगे, तो कितने सैटेलाइट की जरूरत होगी। तो देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए आपको कम से कम 3, यानी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है लगभग 40% कवर करता है पृथ्वी के क्षेत्र का। तो अगर आप 3 सैटेलाइट लगा देंगे तो पूरी पृथ्वी कवर हो जाएगी, है ना, मिनिमम 3। ये जियो सिंक्रोनस में भी 3 सैटेलाइट की जरूरत होगी, लेकिन 3 से ज्यादा सैटेलाइट चाहिए अपन को, मोर देन 3 सैटेलाइट्स। और इधर पोलर सैटेलाइट में भी आपको 3 से ज्यादा पोलर सैटेलाइट की जरूरत होगी। तो यहां पर आपको ये बात भी क्लियर होगी कि भैया क्या क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है, पोलर सैटेलाइट क्या है, किस तरह से इनका मूवमेंट है और इनमें अंतर क्या है। अब इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं शुरू से कि हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट को डिफाइन कर लिया, 2 तरह से होते हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकते हैं। नेचुरल जो जनरली आप लोग सोलर सिस्टम वगैरह में पढ़ते हैं वो सब नेचुरल हमारा सैटेलाइट है, लेकिन यहां पर जिस बात की हम जानकारी देना चाहते थे वो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हिस्सा था। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपने देख लिया। फिर एक महत्वपूर्ण बात हमने ये कि आखिर ये टकराते क्यों नहीं है, तो भैया सभी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। कभी कभी अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इनके कॉलिजन की संभावना भी रहती है। 2009 में ऐसा हो भी चुका है ना, वो भी एग्जाम्पल में आपने देख लिया। अब सवाल इतने कि इनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है और इनका क्या रिलेशन इनकी ऊंचाई से, तो वो भी बता दिया आपको कि अगर हम किसी सैटेलाइट को इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दें, इतनी ऊंचाई पर उसको एस्टैब्लिश कर दें कि उस पर पृथ्वी
पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट है वो कम से कम हो जाए और उसे कम गति से घुमाया जा सके, तो इसके लिए ऊंचाई तय है। कितनी ऊंचाई तय है? 36,000 किलोमीटर की। कम से कम आप 36,000 किलोमीटर की हाइट पर उसे एस्टैब्लिश कीजिए। ठीक, तो यहां पर ये सिद्धांत ये है कि कोई भी उपग्रह यानी कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के तल से जितना अधिक दूर होगा, जितना अवे होगा, जितना फार होगा, उतनी ही उसकी चाल कम रखनी पड़ेगी। तो एक प्रिंसिपल आपने देख लिया। दूसरी चीज आपने ये देखी कि उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है, जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, उसके मास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो रेडियस होता है, यानी कितनी दूरी पर वो स्थित है वो सैटेलाइट, इस पर निर्भर करता है। तो वो भी आपको मालूम पड़ गया। इसका संबंध जो है उपग्रह के परिक्रमण काल से यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से होता है। अब इसी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को लेकर के और थोड़ा डायरेक्शन को मिला करके यहां पर हमारे पास 3 तरह के सैटेलाइट हो गए। पहला हो गया जियो स्टेशनरी, दूसरा हो गया जियो सिंक्रोनस और तीसरा हो गया पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी में आपको क्या बताया? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो इक्वेटर के साथ जीरो एंगल पर होते हैं, यानी इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, पृथ्वी की दिशा में ही घूमते हैं और पृथ्वी का एक चक्कर उतने ही समय में लगा लेते हैं जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। और यही कारण है कि वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होते हैं और यही कारण है कि उसे कहा जाता है भू स्थिर उपग्रह। इसका उपयोग हम लोग करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग इत्यादि में। कितने उपग्रह चाहिए जिससे कि हम पूरी पृथ्वी का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं? तो कम से कम मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पर्पस को पूरा कर सकते हैं। जियो सिंक्रोनस में एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि ये जो सैटेलाइट होते हैं ये इक्वेटर के साथ पूरी तरह से जीरो एंगल नहीं बनाते हैं, यानी कि थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं, थोड़ा एंगल बनाते हैं इक्वेटर के साथ। इसके अलावा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जियो स्टेशनरी जैसे ही रहता है। हाँ, एक डिफरेंस और आपको देखने में मिलेगा, मतलब जब आप इसे देखेंगे इस सैटेलाइट को और जैसे टेलीस्कोप वगैरह से, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो हमेशा स्टेशनरी दिखाई पड़ेगा, स्थिर दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल बदलेगा नहीं। और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है ना, ये थोड़ा ऑसिलेटिंग होता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, बदलता रहता है ना, तो ये थोड़ा ऑसिलेट होता हुआ दिखाई, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है। जहां तक पोलर सैटेलाइट की बात है तो वो हमने बता दिया कि इसमें पहली चीज तो यही है, इसके डायरेक्शन में ही अंतर है। ये दोनों जो होते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, ये तो इक्वेटर के आसपास मूव करते हैं, लेकिन ये जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ये पोल्स के चारों तरफ मूव करते हैं ना, ध्रुव के चारों तरफ मूव करते हैं। तो वो उसमें डायग्राम में भी दिख रहा है। हाँ, ये जो है आपको इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है और जो अर्थ का जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, मतलब उनका रोटेशन का जो उनका पीरियड ऑफ रोटेशन है, वो दोनों में डिफरेंस रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। उनकी हाइट भी कम रहती है ना। जो पोलर सैटेलाइट रहते हैं वो 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस 35,800 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है। इनका उपयोग भी अलग अलग है। ज्यादातर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में काम आते हैं और पोलर सैटेलाइट जो है ये अर्थ मैपिंग में और जो रिमोट सेंसिंग वगैरह का जो काम है वहां पर काम आता है। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा कि हमारे जो अच्छा, इसमें ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के नजरिए से पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि इसमें हम बहुत टेक्निकल चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम उन्हीं चीजों को इसमें शामिल कर रहे हैं जिससे कि आपको मेंस या प्रीलिम्स में ये अधिक से अधिक उपयोगी साबित हो सके, और इसी नजरिए से हमने चीजों को यहाँ पर आपके सामने लाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी आपको डिटेल में आपको बता दिया है, तो उस टॉपिक को भी आप एक बार देख लीजिएगा। और एस्केप वेलोसिटी के अलावा केपलर्स लॉ को भी अगर आप समझ गए होंगे तो आप सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। फिलहाल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए अपना लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।